दोस्तों, हर डेवलप्ड स्टेट में एक ऐसी सिटी होती है जो स्टेट के डेवलपमेंट को फ्यूल करने का काम करती है और जनरली ये कैपिटल सिटीज होती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटका की कैपिटल और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, जहां हजारों टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं और कर्नाटका की जीएसडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन करती हैं। 2022 के डेटा के हिसाब से बेंगलुरु की जीडीपी $110 बिलियन है और यह अकेला शहर पूरे कर्नाटका की जीएसडीपी का 40% अकेले कंट्रीब्यूट करता है। बेंगलुरु की ही तरह तमिलनाडु के पास चेन्नई, तेलंगाना के पास हैदराबाद और वेस्ट बंगाल के पास कोलकाता है। लेकिन भारत के सबसे पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश के पास ऐसी कोई सिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि कैपिटल सिटी लखनऊ को भी कभी इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप नहीं किया गया। हालांकि कानपुर और आगरा जैसे कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज उत्तर प्रदेश के पास थी, लेकिन यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो पाई और इसीलिए इन सिटीज ने धीरे धीरे अपना रेलेवेंस खो दिया। लेकिन अब एक शहर उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने का काम कर रहा है और ये वो शहर है जिसे एक समय बिना प्रॉपर प्लानिंग के जल्दबाजी में बनाया गया था। इस शहर का नाम है नोएडा, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन वाले इस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी लगभग $26 बिलियन है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की टोटल जीएसडीपी का लगभग 10% है। सिर्फ यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर का पर कैपिटा इनकम $10,000 है, जो भारत में सेकंड हाईएस्ट है। तो सवाल यह है कि आखिर नोएडा ने ऐसा क्या किया जो आज ये सिटी भारत का मेजर इकोनॉमिक हब बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आज के इस वीडियो में हम नोएडा का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और आज से 50 साल पहले तक ये शहर एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और आज जिस जगह आपको आसमान छूती हुई इमारतें दिखती हैं, वहां पर एक समय सिर्फ बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। लेकिन नोएडा के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था दिल्ली के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी। दिल्ली भारत की कैपिटल होने की वजह से लगातार ग्रो हो रही थी और यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह से यह शहर कंजेस्टेड हो रहा था और साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस के पॉलिटिशियन संजय गांधी दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर काफी सीरियसली सोचते हैं और उन्हें विचार आता है कि दिल्ली के पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज को बाहर लेकर जाना चाहिए। संजय गांधी इंडस्ट्रीज को यमुना नदी के दूसरी तरफ ले जाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये वही जगह है जहां पर आज नोएडा बसा हुआ है। ये सब कुछ 1975 के आसपास हो रहा था और ये वो समय था जब देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। संजय गांधी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे और इसीलिए किसानों से बिना पूरी लैंड को एक्वायर किए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई। फिर 17 अप्रैल 1976 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया, जो नोएडा सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बनाया गया था। अब धीरे धीरे दिल्ली से इंडस्ट्रीज नोएडा में शिफ्ट होने लगी। उदाहरण के लिए मल्टीनेशनल कंपनी एचसीएल ने 1976 में ही अपने हेडक्वार्टर को नोएडा में एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक तरह से दिल्ली के एक्सपेंशन की जो भी डिमांड थी उसे नोएडा ही फुलफिल कर रहा था और इसलिए नोएडा शहर को दिल्ली एनसीआर का पार्ट बना दिया गया। हालांकि आगे चलकर नोएडा भी कंजेशन का शिकार होने लगा और इसी रीजन की वजह से नोएडा के एक्सटेंशन के तौर पे ग्रेटर नोएडा को बनाना पड़ा और फाइनली एक बेटर प्लानिंग के साथ बनाया गया ग्रेटर नोएडा भी आगे चलकर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ दिल्ली सिटी के एक्सटेंशन के रूप में बसने वाला ये शहर कैसे आज यूपी और भारत का एक फ्यूचर बिजनेस हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला फोकस किया नोएडा को इंडस्ट्रियल हब बनाने में और दो सेक्टर्स ने यहाँ पर सबसे ज्यादा थ्राइव किया है। पहला है आईटी सेक्टर और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आईटी सेक्टर को यहाँ थ्राइव होने का मौका मिला लेट 2000s के आईटी बूम के साथ, जिसके बाद यहाँ पर कई सारे बीपीओ और मल्टीनेशनल कंपनीज ने खुद को स्टैब्लिश किया। हालांकि इनिशियल ईयर्स में इस रीजन को और ज्यादा ग्रो करने पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, पर पिछले कुछ सालों में यहाँ आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का ये शहर प्रोमिनेंट आईटी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट जायंट्स और डेटा सेंटर्स के लिए प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथ ही ये इमर्जिंग टेक हब गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे स्टैब्लिश हब्स को सीरियस कंपटीशन दे रहा है, जो अपने कंजेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई कॉस्ट के लिए जानी जाती हैं। इस सीरियस कंपटीशन के पीछे पहला रीजन है पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसने नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का क्रूशियल हब बना दिया है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और इंडियन ब्रांड्स को क्रिएट किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है नोएडा टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए एक आइडियल लोकेशन है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट
फर्म्स के लिए कीन चॉइस रही हैं और ये बेल्ट अकेले कंट्री के 40% मोबाइल्स और 55% मोबाइल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन सुनील वच्चानी का भी मानना है कि नोएडा में मोबाइल और होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग का सिग्निफिकेंट हब बनने का पोटेंशियल है, क्योंकि नोएडा के पास रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट जैसे की फैक्टर्स हैं। यही रीजन है कि डिक्सॉन ऑलरेडी अपनी 8 यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने का डिसीजन बना चुकी है और 3 और यूनिट्स की प्लानिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का विजन नोएडा को इंपॉर्टेंट डेटा सेंटर हब बनाने का भी है, ताकि ये सिटी जल्द ही बैंगलोर और हैदराबाद से कम्पीट कर सके। हीरानंदानी ग्रुप की योटा डेटा सर्विस 3 लाख स्क्वायर फीट का डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में एस्टैब्लिश कर रही है, जिसमें 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। HTT ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेटा सेंटर सेटअप कर रही है। वेबवर्क्स 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके नोएडा में स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर बना रही है। इंजीनियरिंग कंपनी जैक्सन ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रीजन में एक डेटा सेंटर पार्क बना रही है और ग्लोबल IT इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर NTT अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी को बढ़ाकर ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर एक्सपैंड कर रही है। इस कंपनी के CEO का मानना है कि सिटी के पास फेवरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और स्टेट गवर्नमेंट की सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसी फैसिलिटीज से यहाँ कंपनीज के लिए एक बेहद फेवरेबल एनवायरनमेंट बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश के शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन भी लाया जा रहा है। एडवर्ब इकोटेक 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके ग्रेटर नोएडा में एक फैसिलिटी सेटअप कर रही है, ताकि ऑटोमेटेड रोबोट्स और मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। नोएडा में ऑलरेडी HCL, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कई प्लेयर्स मौजूद हैं और अभी रीजन इस सेक्टर में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट भी विटनेस कर रहा है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट यहाँ 1800 करोड़ से इन्वेस्ट करने वाला है, जिससे 3000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। साथ ही सैमसंग, डिक्सन, LG, ओप्पो, वीवो, लावा और ऑप्टिमस जैसे रिनोन्ड फोन और वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरर्स भी रीजन में अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है दोस्तों यहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी। जहाँ एक तरफ बैंगलोर और गुड़गांव जैसी सिटी अपने सैचुरेशन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं और उनका फर्दर एक्सपेंशन मुश्किल हो रहा है, वहीं नोएडा के पास एक्सपेंशन का अपार पोटेंशियल है। यही रीजन है कि इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के साथ ऑफिस और रिक्रिएशनल स्पेसेस की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए जरूरी था कि नोएडा में टैलेंट पूल मौजूद हो, क्योंकि यही टैलेंट पूल अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज का वर्कफोर्स बनता है और ये टैलेंट पूल आता है प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से। उदाहरण के लिए बैंगलोर, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और नाश्री मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे ढेरों टॉप कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस से निकलने वाले हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स ने कंपनीज और इंडस्ट्रीज को बैंगलोर आने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह के टैलेंट पूल का बेनिफिट पहले नोएडा के पास नहीं था, पर पिछले कुछ सालों में बहुत से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। वहीं नोएडा के पास दिल्ली में भी IIT, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ से हर साल लाखों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं और इंडस्ट्रीज और कंपनीज का टैलेंट पूल बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, और पिछले कुछ सालों में नोएडा में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। 2023 में ऑर्गेनाइज हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी नोएडा मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर सामने आया। 7,85,937 करोड़ के प्रपोजल्स गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए आए। देखिए, इस पूरी सिटी की 3 अथॉरिटीज हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। IT, ITEs, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रुप हाउसिंग, डेयरी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सिविल एविएशन, मेडिकल एजुकेशन और फॉरेस्ट कंपनीज के फील्ड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुई है। इसमें से 7,45,815 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किए गए और साथ ही यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 1,60,000 करोड़ का प्रपोजल आया, जिसमें से 1,116 करोड़ के MOU साइन किए गए। इसके अलावा 88,700 करोड़ के प्रपोजल नोएडा अथॉरिटी के लिए आए, जिसमें से 361 कंपनीज के बिहाफ पर 85,993 करोड़ के MOUs भी साइन किए गए। अगर कंपनी स्पेसिफिक की बात करें तो लुलु मॉल मैनेजमेंट ने 2,500 करोड़, अडानी ग्रुप ने 5,000 करोड़, M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 7,500 करोड़, इंजिका ने 4,300 करोड़, क्लियर लेक प्राइवेट लिमिटेड ने 4,000 करोड़, थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड ने 3,200 करोड़, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड ने 2,400 करोड़ और फायरफॉक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने 2,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के पीछे 2 मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल है। पहला है जेवर एयरपोर्ट और दूसरा है इंटरनेशनल फिल्म सिटी, और ये दोनों ही प्रोजेक्ट कुछ साल पहले ही अनाउंस हुए हैं। पहले बात करते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। देखिए, नोएडा अब हर सेक्टर में ग्रो तो कर रहा है, लेकिन जो एक चीज मिसिंग थी वो थी नोएडा का खुद का एयरपोर्ट।
हालांकि आईजीआई एयरपोर्ट का इस्तेमाल नोएडा के लिए किया जा सकता है लेकिन टाइम के साथ आईजीआई एयरपोर्ट पर लोड बढ़ता जा रहा है और उसे भी एक्सपेंशन की जरूरत है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर नोएडा के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्लान किया जाता है तो न सिर्फ ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लोड को रिड्यूस करेगा बल्कि नोएडा के ओवरऑल डेवलपमेंट को भी फ्यूल करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने नोएडा के जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रपोजल रखा, जिसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया जा चुका है। ये एयरपोर्ट भारत का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा और ये 1334 एकड़्स में फैला हुआ है। इसे बनाने का काम कर रही है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की 100% सब्सिडरी कंपनी है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 29,560 करोड़ रुपीस और इसका कंस्ट्रक्शन 4 फेज में किया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा को भारत की लीडिंग सिटीज में लाकर खड़ा कर देगा और उत्तर प्रदेश को भी मैसिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। तो देखिए, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे पहली इंपॉर्टेंस ट्रेड और एक्सपोर्ट के लिए होगी, जहां ये एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब को डेवलप किया जाएगा। यानी यहाँ पर रोडवेज से लेकर रेलवेज तक सारी कनेक्टिविटी मौजूद होंगी। इसकी वजह से शिपमेंट एक्टिविटी को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा और साथ ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी बूस्ट किया जा सकेगा। सिर्फ यही नहीं, चूंकि एयरपोर्ट का साइज बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ हाई वॉल्यूम शिपमेंट्स को अंजाम दिया जा सकेगा, जो अल्टीमेटली स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दादरी में सिचुएटेड मल्टी नोडल लॉजिस्टिक्स हब से इसकी दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर। ऐसे में जाहिर है कि आसपास के रीजन में होने वाले ट्रेड को भी ये फैसिलिटेट करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा रीजन में रियल एस्टेट डेवलपमेंट और सेल्स को सब्सटेंशियल बूस्ट देगा। एक्सपर्ट्स का भी ऐसा मानना है कि एयरपोर्ट के बनने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में रियल एस्टेट की डिमांड आसमान छूने लगेगी। ये एयरपोर्ट नोएडा के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी लेकर आएगा। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स का मानना है कि ये इनिशियल ईयर्स में 35,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। सिर्फ यही नहीं, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी रीजन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और ये इन्वेस्टमेंट सराउंडिंग एरिया में रियल एस्टेट ऑफिस या ट्रेड सेंटर बनाने के लिए भी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि एयरपोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कम से कम 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी। ये रोजगार न सिर्फ इस मैसिव प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में मिलेगा बल्कि एयरपोर्ट ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी। इसके अलावा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा और मथुरा के टूरिज्म को भी एक मेजर बूस्ट दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म सिटी की। देखिए, एक समय था जब पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ एक ही शहर से जोड़कर देखा जाता था और वो शहर था मुंबई। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हर साल 1800 से ज्यादा मूवीज बॉलीवुड अकेले प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन ये परसेप्शन अब समय के साथ बदल रहा है, जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड तक समेट कर नहीं रह गई, क्योंकि अब तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और बाकी लैंग्वेजेस का सिनेमा भी ग्लोबली खूब पॉपुलर हो रहा है। इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए साउथ इंडिया में और भी फिल्म सिटीज को डेवलप किया गया। उदाहरण के लिए हैदराबाद में रामोजी राव ने 1996 में रामोजी फिल्म सिटी को स्टैब्लिश किया। 1666 एकर्स में फैली ये फिल्म सिटी वर्ल्ड का बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बाहुबली, रोबोट और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी 2500 से ज्यादा मूवीज शूट हुई हैं। इसी तरह चेन्नई में 1994 में इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स एमजीआर फिल्म सिटी को स्टैब्लिश किया गया था और अब तमिलनाडु गवर्नमेंट रामोजी फिल्म सिटी के साथ कंपीट करने के लिए 500 करोड़ की कॉस्ट की एक नई फिल्म सिटी बनाने का भी प्लान कर रही है। लेकिन नॉर्थ में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बनाने का डिसीजन नहीं लिया, पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का विजन था कि यूपी में भी फिल्म सिटी होनी चाहिए और उसके लिए वो खुद मुंबई जाकर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे। इस पूरे प्रोजेक्ट को सितंबर 2020 में अनाउंस किया गया था और इसे 1000 एकड़ में बनाया जाना था। 2021 और 2022 में ग्लोबल टेंडर भी प्लॉट किए गए, लेकिन कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आगे नहीं आई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 7200 करोड़ की भारी लागत से बनाया जाना था। इसी रीजन की वजह से ये प्रोजेक्ट प्लान को चेंज किया गया और फिल्म सिटी के साइज को रिड्यूस कर दिया गया। अब इसका पहला फेज 230 एकर्स में अनाउंस किया गया है, जिसकी कॉस्ट 1510 करोड़ सेट की गई है। ये फिल्म सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर है और इसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 21 में प्रपोज किया गया है ताकि प्रॉपर कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके। और उसके बाद इंडस्ट्री के कई जायंट्स ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। फॉर एग्जांपल टी सीरीज, अक्षय कुमार द्वारा बैक की जाने वाली सुपर टेक्नो बिल्ड और प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया द्वारा बैक की जाने वाली 4 लायंस फिल्म। लेकिन फिल्म सिटी के टेंडर को प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेव्यू प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट कंपनी भूटानी ग्रुप ने जीता, क्योंकि बेव्यू ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर 18% ऑफर किया था, जबकि 4 लायंस ने 15.1%, सुपर टेक्नो ने 10.8% और टी सीरीज ने 5.3% रेवेन्यू शेयर ऑफर किया था। इसमें 8 साल का मेमोरेटोरियम पीरियड होगा
और 9th ईयर से डेवलपर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को अपना ग्रॉस रेवेन्यू का 18% पे करेंगे। यानी आने वाले समय में ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स भी बन सकता है और साथ ही नोएडा के डेवलपमेंट के नए दरवाजे भी खुलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंटरनेशनल फिल्म सिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगी। यानी फिल्म सिटी प्रोजेक्ट नोएडा को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, नोएडा जो प्लान कर रहा है, अगर वो करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये अर्बन सेंटर और थ्राइविंग आईटी हब के रूप में उसके ट्रांसफॉर्मेशन की एक रिमार्केबल केस स्टडी बन जाएगी। जिस सिटी प्लान की शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तौर पर हुई थी, वो आज इंटरनेशनल कैपिटल रीजन की एक प्रोमिनेंट सिटी बन चुका है। नोएडा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दिल्ली के साथ प्रॉक्सिमिटी, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जोन्स ने उसकी ग्रोथ की फाउंडेशन रखी। लैंड की अवेलेबिलिटी की वजह से स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क और ऑफिसेज बन सके, जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया। हालांकि नोएडा की सक्सेस स्टोरी के लिए सिर्फ उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए प्रोएक्टिव मेजर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। उदाहरण के लिए अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। सिर्फ यही नहीं, नोएडा को देखकर ही कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी सपोर्ट और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच करेक्ट सिनर्जी को स्टैब्लिश करके किसी भी शहर को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाया जा सकता है। और यही रीजन है कि नोएडा की सक्सेस स्टोरी न सिर्फ पूरे रीजन की ग्रोथ को सुनिश्चित करेगा, बल्कि दूसरी एस्पायरिंग सिटीज को भी एक रोड मैप बना कर देगा। और दोस्तों, नोएडा और बाकी इंडस्ट्रियल हब में सबसे बड़ा अंतर यह है कि नोएडा सिर्फ एक सिंगल डायमेंशनल डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख रहा, बल्कि नोएडा अलग अलग इंडस्ट्रीज में मल्टीपल डायमेंशंस में डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि नोएडा की अथॉरिटी और यूपी गवर्नमेंट अपने इस विजन को हकीकत में बदलने में कामयाब होंगी। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हिच सिटी करंटली हैज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बैंगलोर या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।